18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला सदन का दिया धन्यवाद। कहा, पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हुए कई महत्वपूर्ण फैसले। पीएम ने बधाई देते हुए कहा, ओम बिरला की कार्यशैली युवाओं को भी देगी प्रेरणा। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों के 15,250 लोगों को बांटे 30-30 गज के प्लॉट। सीएम ने कहा, सरकार लोगों के अपने घर के सपने को साकार करने में जुटी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में 825 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी। कई रोडवे पेयजल आपूर्ति की समस्या का होगा हल। और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का संशोधित परिणाम किया जारी। फैसले से प्रदेश में कई श्रेणियों के 20,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। पीएम मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव का कार्यवाहक स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अध्यक्ष बिरला को आसन तक लेकर गए। Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. लोकसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला ने सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओम बिरला की अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा में संसद में ऐतिहासिक निर्णय हुए। ऐसे कई विधेयक पारित हुए जिसने देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई। 17वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 17वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब चाहते हैं कि सदन में नियमों का पालन सभी करें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ओम बिरला ने अध्यक्ष के तौर पर कड़े निर्णय लिए, इसके लिए वे अभिनंदन के अधिकारी हैं। सदन के नियमों का पालन हम सब करें और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 30-30 गज के प्लॉट आवंटित किए। इस समारोह में रोहतक, झज्जर, जुलाना, सफीदो, गोहाना व रेवाड़ी के लाभार्थी मौजूद रहे, जबकि करनाल, पिंजौर, जगाधरी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, फतेहाबाद व सिरसा के लाभार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से आवंटन पत्र दिए गए। हरियाणा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग 14 जिलों के 15,250 लाभार्थियों का चयन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत किया गया है। इस योजना के तहत शहरी अंत्योदय परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, छोटा ही सही पर अपना हो। खुशी है कि आज उन सभी भाई बहनों का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई अभी भी वंचित रह गया है तो उसके लिए पोर्टल बनाया जाए।
मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ। सुधार करना ही पड़ेगा, नहीं तो सुधार हो जाएगा। ये दोनों बातें इसी के अंदर हैं। हमने लोगों को डिलीवरी देनी है, हमने लोगों को समस्या न हो उसका समाधान करना है। हमारी बहन ने कहा, हमने अधिकारियों को, यहाँ डीसी महोदय खड़े हैं, डीसी महोदय आप अभी मंच पर आकर के आप लोगों को बताएंगे। हमने जब ये बात बोल दी है कि भाई अगर किसी की इनकम ज़्यादा है उससे स्वयं लिखवा लो, लिखवा करके अपलोड कर दो, अपलोड करके उसको उस इनकम के अंदर ले आओ जो इनकम के अंदर वो कह रहे हैं। परंतु जांच करना, उसका देखना, ये भी अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने कोर्ट का सहारा लिया और गरीबों को सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों के निर्णय पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करते हुए कहा कि वे श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 10 साल में कितने युवाओं को रोजगार दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी कार्य प्रणाली में सुधार कर लें। अगर किसी व्यक्ति को अधिकारियों ने चक्कर काटने पड़े तो उस अधिकारी को भी चक्कर काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री सुभाष सुधा ने भी संबोधित किया। लोगों को उनकी दुआ से आज मैं कहूँगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठे हैं और ये भी कहूँगा आज फिर उसी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी आज 15,750 लोगों को हम आज प्लाट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है और ये मैं मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध करूँगा कि इस स्कीम को आगे कंटिन्यू रखा जाए कि ताकि हमारे जो 1,80,000 से कम इनकम के परिवार हैं उनको इनका लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज सब लाभार्थी आए हुए, सभी आप लोग आए। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आज सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर रोहतक से मुख्यमंत्री का प्लॉट आवंटन का लाइव कार्यक्रम भी उपस्थित जनों को दिखाया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार जन जन के लिए अनेक योजनाएं लेकर आई है। उन्होंने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को इस योजना के तहत प्लॉट दिए जा रहे हैं। जिनकी आय 1,20,000 से कम है, उन लोगों को देने की योजना। इस योजना को बनाने में काफी समय से हम लगे हुए थे और हमने इसमें बहुत मेहनत की है। ऐसे 14 शहरों में तो हम प्लाट दे रहे हैं, लेकिन 4 शहरों में जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, पंचकुला, सोनीपत, ऐसे शहरों में हम फ्लैट्स भी दे रहे हैं शहरी योजना के तहत। तो आज ये प्लाट्स बांटे जाएंगे और ऐसे ही ये सरकार गरीबों की सरकार है। गरीबों तक हर सुविधा कैसे पहुंचे, और नरेंद्र मोदी ने तो 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाया। हमारी माताएं बहनें लकड़ी के चूल्हे में फूंक मार मार कर अपने चेहरे को खराब कर लेती थी, उनके फेफड़े खराब हो जाते थे। ऐसी उनकी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से भी अधिक घरों में चूल्हा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1677 गरीब परिवारों को प्लॉट आवंटित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के प्रथम चरण में हरियाणा के 14 शहरों में ड्रॉ के माध्यम से करीब 15,250 प्लॉट का आवंटन किया गया है। योजना के तहत एक मरला प्लॉट के लिए 1 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। इतना ही नहीं, मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के हालात नाजुक हैं।
कांग्रेस अब बाप और बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कांग्रेस एक बापू बेटे की पार्टी है हरियाणा। कांग्रेस पार्टी नहीं है, बाप बेटा की पार्टी है और कांग्रेस मुक्त हरियाणा होने वाला है। बापू बेटे रहने वाले हैं और कांग्रेस को रहेगा नहीं कि और व्यक्ति काम नहीं कर सकता। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबकी पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली है, सबके विकास की, सबके उत्थान की बात करती है, हर क्षेत्र जाति धर्म वगैरह का ध्यान रखती है। इसी लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं। ऐसा कभी हमने चुनाव देखकर कभी कोई कार्य नहीं किया। ये तो पहले से ही प्रोसेस में है, बहुत लंबे समय से। और कांग्रेस के जो विपक्ष के जो लोग कहते हैं हम ना कोई रणनीति, हम आम व्यक्ति का पहले से ही हर क्षेत्र में किसी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और इस क्षेत्र में पहले से काम किया। इस मौके पर लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की ये अच्छी योजना है जिसका गरीबों को लाभ हो रहा है। उन्होंने प्लॉट के लिए फॉर्म भरा था और ड्रॉ के बाद प्लॉट मिल गया है। इस दौरान उन्होंने सरकार का आभार भी जताया। हमने एक फार्म भरा था जो कि उसमें हमें एक स्कीम के तहत 10-10 हज़ार रुपये भरने पड़े थे, तो आज हमें वो प्लॉट मिल चुका है। सरकार की बहुत अच्छी योजना है। तो हमने जो फॉर्म भरे थे पहले उनमें मेरा नाम आ गया है लक्की ड्रॉ में, और हमें सरकार की तरफ से जो भी हमें प्लॉट वगैरह अलॉट होंगे उनमें हम सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और इससे गरीब लोगों को बहुत ही फायदा मिल रहा है। मेरा कोई फरवरी में ये लकी ड्रॉ का हमने ये भरा था प्लॉट का, तो इसमें मेरा नाम आया है। हम इससे बहुत खुश हैं और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल शाम हुई हाई पावर्ड वर्क परचेज कमेटी की बैठक में करीब 825 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दी गई। इस दौरान अंबाला में 19 करोड़ से बनने वाले पुलिस कर्मचारियों के 96 मकानों के टेंडर को अंतिम मंजूरी दी गई। इसके साथ ही भिवानी जिले के खरकड़ी में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के रीजनल रिसर्च स्टेशन में 9 करोड़ 47 लाख और इसी यूनिवर्सिटी के करनाल सेंटर में निर्माण के लिए 358 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों, बिजली विभाग के ज्यादा क्षमता वाले कंडक्टर को बदलने के लिए 111 करोड़ रुपए, कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में 100 बेड का अतिरिक्त अस्पताल बनाने के लिए 32 करोड़ रुपए सहित कई रास्ते बनाने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। साथ ही फरीदाबाद के धौज गांव में सीवरेज निर्माण के लिए 19 करोड़ 32 लाख, कैथल के गांव ढांड में जल आपूर्ति के लिए 28 करोड़ 60 लाख, रेवाड़ी में रेल लाइन के लिए 23 करोड़, पानीपत में 4 लेन के लिए 15 करोड़ 80 लाख और नारनौल ब्रांच से कृष्णावती नदी को रिचार्ज करने के लिए 41 करोड़ 50 लाख के कामों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रंजीत सिंह और पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा के अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने माननीय उच्च न्यायालय के 31 मई 2024 के निर्णय के अनुसार CET ग्रुप स्टेज 1 को संशोधित परिणाम जारी कर दिया है। इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का लाभ दिए बिना उम्मीदवार के केवल CET अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई है। जानकारी देते हुए आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर के आधार पर CET स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेज 1 CET ग्रुप C के लिए 5 और 6 नवंबर 2022 को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें कुल 7,73,572 उम्मीदवार शामिल हुए थे और 3,57,930 उम्मीदवार पास हुए हैं। आयोग द्वारा ग्रुप C के लगभग 20,000 शेष पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब CET की नई मेरिट सूची के आधार पर ही पदों के 4 गुना अभ्यर्थियों को दूसरी परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। 1 जुलाई से देश भर में प्रभावी हो रहे 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर लोगों की शंकाओं को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला जींद पुलिस द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि इन्हें लागू करने में कोई कोताही ना हो।
जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने इस कार्य के लिए उप पुलिस अधीक्षक गीतिका जाखड़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीएसपी गीतिका जाखड़ ने बताया कि जिला पुलिस नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह तैयार है। कर्मचारियों को अनेक दौर के प्रशिक्षण दिए जा चुके हैं और कई कार्यशालाएं भी करवाई गई हैं। नए कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 1 जुलाई से एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे और इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। इसके लिए हम पूरे ऑल हरियाणा लेवल पर हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, बुंडसी है, मधुबन, सुनारिया और सीसीटीएनएस के जो कोर्सेज हैं वो फॉर ऑपरेटर्स हम पंचकुला में ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तीन पुलिस ने अब तक 3 जो है वर्कशॉप्स हमारे आईओज के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई है। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे पुलिस कर्मचारियों ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि इन कानूनों के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही न हो पाए। जो नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर रोज इनकी लॉ की क्लासेज हमारे को लगाई जा रही हैं, जिसमें जींद डिस्ट्रिक्ट के तमाम पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को इसके अंदर नए कानूनों के बारे में बताया जाए। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह जो नई बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए जो लागू होंगे उसके बारे में बिल्कुल ब्रीफ से बताया जा रहा है। और बीएनएसएस जहाँ पहले 484 सेक्शंस थी उसकी बढ़ के अभी 531 सेक्शन हो गई हैं। इसमें 47 सेक्शन न्यूली एडिड हैं। कुल 10 ऐसी सेक्शन थी जिनको निरस्त किया गया है। पेट्रोलियम विभाग ने गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। साथ ही एजेंसी संचालकों को इन नए नियमों की जानकारी जल्द ही प्रत्येक उपभोक्ता तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत अब प्रत्येक गैस उपभोक्ता को बायोमेट्रिक KYC करवाना अनिवार्य है। भिवानी में गैस एजेंसी के संचालक हंसराज ने बताया कि अक्सर किसी एक उपभोक्ता के नाम पर दूसरा व्यक्ति ही योजनाओं का लाभ उठाता है, जबकि पात्र व्यक्ति उनसे वंचित रह जाता है। प्रत्येक पात्र उपभोक्ता तक उसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बायोमेट्रिक KYC सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को पूरा करने के लिए उपभोक्ताओं को वितरक के पास जाकर KYC करवाना होगा। एजेंसी संचालक ने कहा कि सरकार व विभाग ने उपभोक्ताओं को जान माल के नुकसान से बचाने के लिए हर 5 वर्ष में गैस कनेक्शन की जांच अनिवार्य की है। पता चेंज कर लिया, कोई कस्टमर की काफी दूसरा आदमी यूज कर रहा है तो उससे बचने के लिए सब्सिडी का आइटम है, सब्सिडी आपके डायरेक्ट खाते में जाएगी। इसीलिए KYC कंपलसरी किया है। KYC के लिए गैस उपभोक्ताओं को हमारे ऑफिस में आना अनिवार्य है कि कोई भी चीज गलत आदमी के पास है तो उसका मिसयूज बंद हो जाएगा। आधार कार्ड लेके एक बार ऑफिस में आ जाएं, हम मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इतने में KYC हो जाएगा। तो सभी उपभोक्ताओं से भी हमारी रिक्वेस्ट है, सभी ऑयल कंपनीज की तरफ से, कि वो अपने उपभोक्ताओं को ये भी बताए कि KYC करवाने के लिए जल्द से जल्द गैस एजेंसी से संपर्क करें। उपभोक्ताओं ने बताया कि वो आधार कार्ड के जरिए KYC करवाने पहुंचे हैं। KYC अपडेट जरूरी है ताकि रिकॉर्ड अपडेट रहे और सरकार की योजनाओं का लाभ पूरी तरह मिल सके। को कराना बड़ा जरूरी है जिससे उसका खाता अपडेट होता रहे। बरसात के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज फतेहाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सैकड़ों घरों में जाकर जांच की। इस बारे में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि लोगों के घरों में फ्रिज, गमलों और कूलर इत्यादि को चेक किया जा रहा है। उसमें जमा पानी को निकलवाया जा रहा है ताकि इसमें लार्वा पैदा ना हो। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां इन्हीं मच्छरों के पैदा होने से फैलती हैं। जांच के दौरान कुछ घरों में पानी में लार्वा मिलने पर उन्हें नोटिस दिया गया है। पानी से और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को लोगों से कैसे बचाया जाए, पहले ही उसके इंतजाम किए जाते हैं। इसके तहत सरकार पानी की चेकिंग है और बिल्डिंग चेकर लगा करके लोगों के घर घर जा करके सोच एक्टिविटी कराने के लिए भी कार्य करती रहती है। इसके तहत ही लोगों को जागरूक करने के लिए भी मच्छर की ब्रीडिंग उनके घरों में न हो,
जहाँ भी 5-7 दिन 7 दिन से ज्यादा पानी खड़ा रहता है वहाँ लार्वा पनप जाता है, अंडे पैदा हो जाते हैं, जिससे 3 दिन बाद लार्वा हो जाता है और 7 दिन बाद मच्छर का रूप धारण करके उन लोगों को काटता है। इस बारे लोगों ने बताया कि आज स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को रोकने की जानकारी दी है। साथ ही उनके घरों में 1 सप्ताह से जमा पानी को निकलवाया और सफाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वे सभी निर्देशों का पालन करेंगे ताकि कोई बीमारी इस सीजन में ना फैल सके। चलाया हुआ है, इन्होंने कूलर और टंकी वगैरह, फ्रिज और हौदी वगैरह चेक कर रहे हैं कि ये प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि 1 हफ्ते से ज़्यादा पानी जमा ना हो। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा टंकी में, कूलर में, किसी भी चीज़ में पानी जमा रहता है तो उससे लार्वा बन जाता है और वो मच्छर बनता है। इसी वजह से वो मच्छर काटता है और मलेरिया बनता है। उन्होंने कूलर फ्रिज उन्होंने पानी चेक किया है जी, तो वो कहते बीमारी फैल रही है जी, ठीक है, तो इसलिए कि वो चेक करना है। वो कह के गए अपने, उन्होंने पानी फ्रिज चो कड्ढे है, कूलर चो कड्ढे है, ठीक है जी, तो चेक करके गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमारे घर आई थी, वो इस गर्मी और बारिश के मौसम में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलने का खतरा होता है, तो उससे बचाव के उपाय वो हमें बता के गए थे और उनके अनुसार हमारे घर के गमलों में, कूलर में और वैसे भी कहीं पर भी साफ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। भिवानी में आज हुई मानसून की पहली बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इससे किसानों को भी बिजाई की उम्मीद जगी है। बारिश से जहां लोगों को राहत मिली, वहीं भिवानी शहर में कई कॉलोनियां व मुख्य मार्गों पर जल भराव भी हो गया। इससे परेशान क्षेत्रवासियों ने बताया कि मानसून की पहली ही बारिश में कई स्थानों पर सीवरेज और नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसलिए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए ताकि आगे ऐसी समस्या खड़ी ना हो। इस पर भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल व अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शहर में पानी निकासी के लिए बनाए गए सभी डिस्पोजलों को मौके पर जाकर चेक करें ताकि पानी की निकासी निर्बाध रूप से हो और शहर में जल भराव की समस्या ना बने। कारण मोटर चल रही हैं, ऊपर से बारिश आ गई, नाले में थैली थाली अट जाए हैं और फ्लो गलने ज़्यादा पानी हो जा है, इसलिए मोटर चला रखी है। थोड़ी देर में पानी टूट जाएगा, सड़कों का सारा पानी साफ हो जाएगा। मोटर चला रखी है 5-10 मिनट। अधिकारी का आदेश आ रहे हैं हमारे ऊपर भी, हम मोटर चला रखी है। जिस तरह ये नाला और फ्लो का पानी टूट जाएगा हम मोटर बंद कर देंगे। बारिश होने से यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है और ये प्री मानसून हुई है। राजस्थान वगैरह, दिल्ली वगैरह में भी बारिश हुई है। इससे हर आम आदमी को, हर जन को राहत मिली है और सब जो है खुश हैं। इससे किसानों को भी बहुत राहत मिलेगी और उनकी फसल वगैरह के लिए उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा गर्मी हो रही थी, गर्मी के कारण बारिश अभी हुई है तो बहुत ज़्यादा राहत मिली है सभी को, मजदूरों को और तो काम करने वाले बहुत दुखी हो रहे थे गर्मी से। तो ये बारिश से हुई है तो इससे थोड़ी राहत मिली है। लेकिन ये पानी जो सड़कों पर और ये सीवर वगैरह पे, नाले वगैरह ये बंद है। अगर पहले से प्रशासन से तेज जाए तो ये इतनी नौबत नहीं आती। और पूरा मोहल्ला देखो उधर से सड़क ये सारी। भाजपा ने आज कैथल के गीता भवन के सभागार में 25 जून 1975 को देश में लगे आपातकाल को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित कर इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम के दौरान आपातकाल के समय जेल जाने वाले लोगों और उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर ने कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का काला अध्याय है। इस दिन को भाजपा की तरफ से पूरे देश में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आपातकाल में किस प्रकार से
जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे, जो समाज की चिंता करने वाले लोग थे, ऐसे तमाम लोगों को सलाखों के पीछे डालकर किस प्रकार से उनको यातनाएं दी गई और एक किस प्रकार से इंदिरा जी ने अपनी साथ बचाने के लिए, अपने चुनाव को बचाने के लिए, अपने प्रधानमंत्री के जो पद को बचाने के लिए किस प्रकार से पूरे देश को जो है वो अंधकारमय बना दिया था। और 1,40,000 ऐसे जो लोग थे, जो आम नागरिक थे, जो दूसरों की आवाज़ उठाते थे, उनको जेलों में डाल दिया गया था। और यहाँ तक कि 22 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु जो है वो समय जेलों में हो गई थी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की युवा पीढ़ी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पुराने समय से किस प्रकार एक शासक ने अपनी हठ धर्मता के चलते केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों पर अत्याचार किया। कांग्रेस आज अपने आप को संविधान का रक्षक दिखाने का दिखावा कर रही है। जब 25 जून को लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इमरजेंसी लगाई गई, जैसा कि हमारे मुख्य प्रवक्ता धर्मवीर जी ने बताया आपको कि किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत वो इमरजेंसी लगाई गई, रात के 12 बजे बिना राष्ट्रपति जी के साइन के, और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई, तो उसमें 1,40,000 भारतीय लोकतंत्र सेनानी ऐसे थे जिन्होंने किसी भी चीज की परवाह करते हुए उन्होंने जेलों के अंदर गए, जेलों के अंदर बंद हुए और लोकतंत्र की जीत करवा के वापसी हुआ है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि देश बड़े संघर्ष के साथ बीजेपी और संघ के लोगों ने पूरे देश में संघर्ष करके इस लोकतंत्र को बचाया है, इस संविधान को बचाया है, और उसका परिणाम आज है कि हम आज आज़ाद हैं। अदरवाइज इस देश के अंदर जिस प्रकार से अपने से लगाकर इस देश को लोकतंत्र की हत्या की गई इंदिरा गांधी के द्वारा, कार्यकर्ताओं की यात्रा दी गई, कई कार्यकर्ताओं के साथ तो बंद बोरी में चूहे डालकर उनको इतना प्रेशर आ गया तो भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में भारतीय सेना की ओर से निकाली जा रही डेल्टा 5 मोटरसाइकिल रैली आज रेवाड़ी पहुंची। इस मौके पर सेना की ओर से अनाज मंडी में कारगिल शहीदों की वीरांगनाओं के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पहुंचे दिल्ली आर्टिलरी रेजिमेंट के मेजर जनरल अरविंद यादव ने कहा कि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ को शौर्य यादगार के रूप में सेना पूरे गर्व के साथ मना रही है। इस उपलक्ष्य में सेना की ओर से अलग अलग स्थानों से 5 मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है। 25 साल पहले कारगिल की लड़ाई में सेना के 550 जवान शहीद हुए थे। सेना का प्रयास है कि इन सभी शहीदों के परिवारों से मिला जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए। मोटरसाइकिलों पे जिन लोगों ने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, जो भी किसी भी तरह से कारगिल की लड़ाई से कनेक्टेड थे, उन सब से हमने पूरे हिंदुस्तान में कांटेक्ट किया, उनको सम्मानित किया, उनका हालचाल पूछा, उनसे प्रेरणा ली। जितने भी ऐसी जगहें जहां हमारे वीर स्थल बने हुए हैं उनके ऊपर हम गए। इसी तरह के प्रोग्राम किए गए पूरे देश में, और ये 10 जुलाई को कारगिल में जाके ख़त्म करें। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी वीरों की धरती है, इसलिए यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर रिटायर्ड कर्नल रणबीर यादव ने रेवाड़ी के वीर इतिहास पर प्रकाश डाला। परमवीर चक्र मेजर योगेंद्र यादव ने बताया कि कारगिल में किस प्रकार बुलंद हौसलों के साथ सैनिकों ने अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद के प्राणों का बलिदान दे दिया था। समारोह में रे जांगला की लड़ाई में शामिल रहे कैप्टन रामचंद्र यादव व हवलदार निहाल सिंह को सेना का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अंत में मेजर जनरल अरविंद यादव ने डेल्टा 5 मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। बड़ी खुशी होती, ये दोनों ने मतलब पूरे जो हो सकता है पूरी अच्छी तरह से जो लड़ा है। मेरे 2 बेटे हैं ट्विंस, उनकी उम्र 5.5 साल की, दोनों बच्चों की ट्विंस बेटे हैं मेरे। तो एक बेटा मेरा कैप्टन है और एक बेटा मेरा खुद का बिजनेस चला रहा है। हाँ, मैंने अपने बेटे को भी कैप्टन बनाया। मेरी यही इच्छा थी कि मैं अपने बेटे को आर्मी में भेजूं, और आज मेरा बेटा कैप्टन है और अपने पापा की यूनिट में ही है। मुझे इसीलिए बड़ा गर्व है और बहुत खुशी हो।
अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के उपलक्ष्य में आज हिसार पुलिस प्रशासन की ओर से एक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें एडीजीपी हिसार रेंज डॉक्टर एम रवि किरण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा 500 से अधिक गांवों में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 600 से अधिक युवाओं ने नशे की लत से छुटकारा पाया। विभाग द्वारा ये जागरूकता अभियान आगे भी चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि नशे से संबंधित पिछले साल 444 केस दर्ज किए गए, जिसमें 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नशीले पदार्थों के 2 ट्रक नष्ट भी किए गए। चल रही है, हमारा रेंज लेवल टीम भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम है। हम लगातार इसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर, हमारा टीम्स जाता है, डोर टू डोर कैंपेन किया जाता है और काउंसलिंग किया जाता है, और सरपंच और पंचायत मेंबर्स है, वार्ड मेंबर्स है, उनको मदद से हम इसको दूर करने के लिए हर प्रयास किया जाए। हमारे पास है टोटल है 444 केस दर्ज किया पिछले साल में, और लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट भी किया इसमें, और हमने कुछ नशा को इसको डिस्पोज भी किया थ्रू ड्रग डिस्पोजल कमेटी की, नष्ट भी कर दी टाइम। सेमिनार में पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस विभाग की टीम के साथ मिलकर गांव के सैकड़ों युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। पंचायत ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर गांव के लोगों को जागरूक करने का काम किया। हमारे गांव में 35-40 बंदे थे, तो हमने प्रयास किया वो नशा, चिट्टा वगैरह वगैरह, बुर्की, तो उनसे हमने जुड़कर इस टीम से और बहुत कटौती की है। चिट्टा, स्मैक, चरस, गांजा, फीम जैसे कि शराब, तो हमने गांव में गांव के युवाओं ने और हमारी मदद करी पुलिस प्रशासन ने। हमने गांव में अभियान चलाया और हमारे गांव में चिट्टा का 1-2 पेशेंट वो था चिट्टा करने वाला, हमने वो मोटिवेट किया, गांव में जाके घर घर जाके उनको भाई आप नशा से दूर रहो। सेमिनार में पहुंचे छात्रों ने बताया कि आज हमें नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी मिली है। हमें घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, बल्कि किसी न किसी काम में भागीदारी दिखानी चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से नशे की तरफ जाने की संभावना होती है। के लिए कितना हानिकारक है, हमें नशा नहीं करना चाहिए, और जो नशे की तरफ बढ़ते हैं उनको रोकना चाहिए। हम जागरूक होना चाहिए कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए। हमने यहाँ के सीखा कि हमें बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, उससे मतलब नशा उसको ज्यादा बढ़ावा मिलता है। हमें अपना काम ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, काम में खाली नहीं बैठना चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।